इस वक्त उत्तर प्रदेश के संभल इलाके में जबरदस्त तनाव है, टेंशन है। जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में कल जो हिंसा हुई उसमें 4 नौजवानों की दुखद मौत हुई है। पुलिस ने 25 लोगों को अरेस्ट किया है। 1000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क और संभल के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल समेत कुल 15 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का दावा है कि संभल में जो हुआ वो पुलिस की कारगुजारी है। पुलिस ने ही आग लगाई, पुलिस ने ही गोली चलाई, पुलिस ने ही दंगे जैसे हालात पैदा किए और अब बेकसूर मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने सबूतों के साथ एक एक आरोप का जवाब दिया। पुलिस का दावा है कि मस्जिद का सर्वे कोर्ट के आदेश पर हो रहा था। पुलिस सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात थी, लेकिन हजारों की भीड़ साजिश के तहत जुटाई गई। फिर मस्जिद में खुदाई की अफवाह फैलाई गई, पुलिस पर पथराव किया गया, फायरिंग की गई। मुरादाबाद के कमिश्नर ने कहा, अगर पुलिस पर हमला हो तो क्या पुलिस हाथ बांधे खड़ी रहेगी? संभल के एसपी का कहना है कि 4 लड़कों की मौत भी दंगाई भीड़ के तरफ से हुई फायरिंग में हुई। पुलिस के इस दावे का आधार क्या है? पुलिस के पास भीड़ के खिलाफ सबूत क्या है? इस मामले में मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है और संभल में हिंसा का दिल्ली में क्या असर हुआ? इस मुद्दे पर कैसे सियासत हुई, मैं आपको हर पक्ष की बात सुनवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि आखिर संभल में हुआ क्या और कल की हिंसा के बाद आज पुलिस ने क्या एक्शन लिया। असल में संभल में कोर्ट के आदेश पर कल एडवोकेट कमिश्नर हिंदू पक्षकारों को लेकर जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन हजारों की भीड़ वहां पहले से इकट्ठा थी। पुलिस ने सर्वे की जानकारी मस्जिद कमेटी के सदर और मुस्लिम पक्ष के वकील जफर अली को पहले से दे दी थी। क्योंकि मस्जिद के आसपास भीड़ एकत्रित हो गई थी, इसलिए पुलिस फोर्स भी बढ़ा दी गई। जब पुलिस ने भीड़ से वापस जाने की अपील की, लोगों को समझाया, उसी वक्त कुछ लोगों ने यह अफवाह फैलाई कि कोर्ट की परमिशन के बगैर मस्जिद के भीतर खुदाई शुरू हो गई है। इससे भीड़ भड़क गई। कुछ देर बाद जामा मस्जिद के पीछे की तरफ आग लगाई गई। धुआं मस्जिद के ऊपर उठा तो लोग और भड़क गए। इसके बाद मुंह पर रुमाल बांधकर भीड़ के बीच खड़े लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू की। फिर कुछ ही मिनटों में चारों तरफ घरों से पुलिस पर पत्थर बरसने शुरू हो गए। थोड़ी देर के बाद जामा मस्जिद के आसपास का इलाका जंग का मैदान बन गया। आज संभल के डीएम और एसपी ने बताया कि पुलिस ने शुरुआत में टीयर गैस के शेल छोड़कर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। रबर बुलेट फायर किए गए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। भीड़ बढ़ती जा रही थी, पथराव तेज होता जा रहा था। इसी दौरान आगजनी शुरू हो गई। सोची समझी साजिश के तहत भीड़ में शामिल लोगों ने गाड़ियों को आग लगानी शुरू कर दी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने संभल में पुलिस और प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी ने संभल में पुलिस प्रशासन पर पक्षपात करने का, मुसलमानों से भेदभाव करने का, जुल्म का इल्जाम लगाया। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा, संभल में जो 4 लोग मारे गए हैं उनकी हत्या के लिए पुलिस वालों पर मर्डर का केस दर्ज हो। अब आप समझते जो संभल के सांसद वहाँ थे ही नहीं, वहाँ इसके बावजूद मुकदमा कायम हो जाए अपनी खाल बचाने के लिए कि इनके ऊपर जो मुकदमा कायम होगा वो तो आज नहीं तो कल होगा ही। 302 का मुकदमा यहाँ देगारी के खिलाफ, तो उससे बचने के लिए एक एलिबाई है। असल में असदुद्दीन ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो या विरोधी दलों के दूसरे नेता, वो हमेशा इस तरह के विवादों को हवा देकर नरेंद्र मोदी को मुसलमानों का दुश्मन साबित करना चाहते हैं और इसके लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल एक नया मोहरा है। देश भर में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वक्फ एक्ट को लेकर जलसे कर रहा है। इन जलसों में मोदी सरकार के खिलाफ तकरीरें की जा रही हैं। मौलाना मोदी पर मुसलमानों की मस्जिदों और मदरसों को निशाना बनाने का इल्जाम लगा रहे हैं। बेंगलुरु में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की एनुअल मीटिंग के बाद
जो पब्लिक मीटिंग हुई उसमें मौलाना ने खुलकर ऐसी भावनाओं का इजहार किया। कहा, मौजूदा हुकूमत मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, लेकिन न मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस रैली में मौलाना ने कहा, मोदी सरकार की नजर मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर है, इसलिए किसी भी कीमत पर पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास कराने की कोशिश हो रही है। ये सारी तकरीरें वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हो रही हैं, जिस पर फिलहाल संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी विचार कर रही है। सरकार विंटर सेशन में ही वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करवाना चाहती है, लेकिन जेपीसी में शामिल विरोधी दलों के मेंबर्स चाहते हैं कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। इसको लेकर आज विरोधी दलों के सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात भी की और इस पर स्पीकर ने जेपीसी का कार्यकाल विंटर सेशन के आखिरी दिन तक के लिए बढ़ा दिया। तृणमूल कांग्रेस के एमपी कल्याण बनर्जी ने कहा, जेपीसी की रिपोर्ट तैयार करने के लिए 3 महीने का वक्त काफी नहीं है, लेकिन चेयरमैन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि जगदम्बिका पाल 29 नवंबर को रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं, लेकिन सभी विपक्षी मेंबर्स की मांग है इसका वक्त बढ़ाया जाए ताकि सबकी बात सुनी जा सके और एक अच्छी रिपोर्ट तैयार होकर सामने आए। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। बीजेपी इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, स्ट्राइक रेट जबरदस्त है, इसलिए महाराष्ट्र बीजेपी के नेता चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। अजीत पवार ने भी देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाने की मांग को सपोर्ट किया है, लेकिन शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। शिवसेना के नेताओं का तर्क है कि इलेक्शन शिंदे की लीडरशिप में लड़ा गया। सारे सर्वे उन्हें महाराष्ट्र का सबसे पॉपुलर नेता बता रहे हैं। आगे म्युनिसिपल इलेक्शन में इसका फायदा होगा, इसलिए उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहिए। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आज सिद्धिविनायक मंदिर जाकर इसके लिए प्रार्थना भी की। इस बीच एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार तीनों आज दिल्ली पहुंच गए हैं। तीनों नेता लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी की शादी के रिसेप्शन में शामिल होंगे और पता चला कि आज देर रात तीनों नेताओं की अमित शाह के साथ मुलाकात हो सकती है और इस मीटिंग में महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो सकता है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के नेता अपनी ऐतिहासिक हार के लिए, हिस्टोरिकल डिफीट के लिए नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं। आज कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव की शिवसेना तीनों पार्टियों ने हार के लिए एक बार फिर ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया। उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को पार्टी के विधानमंडल दल का नेता बना दिया है। उद्धव ने भास्कर जाधव को विधायक दल का नेता और सुनील प्रभु को चीफ व्हिप बनाया है। आज उद्धव ठाकरे के घर मातुश्री के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा था, लड़ते लड़ते भले ही हारा हूं, लेकिन हारने का मुझे दुख नहीं है, फिर उठूंगा, फिर लड़ूंगा। इसके बाद संजय राउत ने कहा, बीजेपी को जनता ने नहीं ईवीएम ने जिताया है। और इसके बाद संजय राउत ने फॉर्मर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भी सियासी विवाद में लपेट लिया। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो गंदा खेल चल रहा है उसके लिए जस्टिस चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। महाराष्ट्र में 400 से भी ज्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास आई है ईवीएम के बारे में। हम उस बारे में स्क्रूटिनी कर रहे हैं और बाद में क्या करना है देख लेंगे। अभी हमारे नासिक के कैंडिडेट है, हमारे पार्टी के नहीं, उसके घर में, उसके फैमिली में एक साथ रहते हैं, लगभग 70 मेंबर हैं, उनको 4 वोट पड़े हैं। ऐसा कैसा हो सकता है? शरद पवार जैसा नेता महाराष्ट्र उसके पीछे खड़ा था इस बार। उनको जिस तरह से सीटें मिली है या अजित पवार को सीटें मिली है, ये कौन सा निर्णय है? इसके लिए ये जो सब खिचड़ हो गया है ना महाराष्ट्र में, मिस्टर चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। आज पार्लियामेंट के विंटर सेशन की शुरुआत हुई। उम्मीद के मुताबिक राहुल गांधी और विरोधी दलों के बाकी नेता गौतम अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाकर आए थे। दोनों सदनों में कार्रवाई रोककर अडानी के मुद्दे पर चर्चा के नोटिस दिए गए थे। नोटिस नामंजूर हुए, हंगामा हुआ, कार्रवाई बुधवार तक के लिए स्थगित हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी दलों की रणनीति का अंदाजा लगाकर आए थे, इसलिए उन्होंने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि विरोधी दल बार बार हार रहे हैं, जनता बार बार उन्हें मैसेज दे रही है, लेकिन वो जनता का संदेश समझने को तैयार नहीं है।
मोदी ने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा जिन नेताओं का नेतृत्व जनता दर्जनों बार ठुकरा चुकी हो, फिर भी संसद में हंगामा करके उन्हें नेता बनाने की कोशिश हो तो विपक्ष का भला होने वाला नहीं है। जम्मू के कटरा में आज दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, पुलिस पर पत्थर फेंके। असल में कटरा के लोकल दुकानदार वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा में ताराकोट बाग से सांझी छत के बीच रोपवे बनाना चाहता है। इस प्रोजेक्ट में 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे हैं। रोपवे बन जाने से माता वैष्णो देवी के भक्त 12 किलोमीटर की चढ़ाई से बचेंगे। रोपवे के बन जाने से बुजुर्ग आसानी से माता के दरबार में पहुंच सकेंगे।